Good morning, students. Today we are going to study properties of electric charge. The first property is like charges repel and unlike charges attract each other. That is, positive charge will repel positive charge, negative charge will repel negative charge, and positive charge will attract negative charge. ओके बट इसमें थोड़े से क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि क्या एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। देखो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है, इसलिए ये इसको इलेक्ट्रिक फोर्स से रिपेल और अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं एक पॉजिटिव बॉडी की, क्या ये न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। फिर इसका आंसर होगा कि यस, द पॉजिटिव चार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी। वो कैसे? ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या करेगी, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के पास रखने से ये इसके ऊपर नेगेटिव इंड्यूस कर देगी। अगर यहां पर नेगेटिव इंड्यूस हुआ है तो पीछे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में पढ़ा है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से ज्यादा क्लोज है, पॉजिटिव एक दूसरे से थोड़ा सा दूर है, इसीलिए नेगेटिव का इफेक्ट जो है अट्रैक्शन का ज्यादा होगा और पॉजिटिव का रिपल्शन का इफेक्ट कम होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी। बट यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ऊपर इंड्यूस नहीं कर सकता चार्ज, बिकॉज चार्ज इंड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। न्यूट्रॉन एक अपने आप में फंडामेंटल पार्टिकल है, इसके बीच इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो इधर नहीं आएंगे। जैसे इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे और पीछे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज होगी। इसलिए हम बोलेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेगा, लेकिन ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी। ओके, ऐसे ही एक और क्वेश्चन बन जाता है, क्या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अट्रैक्ट कर सकती है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को? तो इसका आंसर भी होगा यस, बट इसका जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए इसके कंपैरिजन में। अगर इसका चार्ज बहुत ज्यादा है इस कंपैरिजन में तो ये क्या करेगी, लेट्स सपोज इसका चार्ज है 2 कूलम और इसका चार्ज बहुत कम है, लेट्स सपोज 0.1 कूलम। ओके, तो फिर ये बॉडी क्या करेगी, ये बॉडी इसके यहां पर नेगेटिव इंड्यूस करेगी, कितना, -2 कूलम, यहां पर पॉजिटिव +2 कूलम, ठीक है, -2 कूलम हेयर +2 कूलम हेयर, ठीक है। अब ये देखिए, ये प्लस 0.1 कूलम है, ये -2 कूलम है। अगर इसको इसके साथ में ऐड करूं तो ये थोड़ा इससे बहुत कम हो जाएगा। मतलब जैसे 2 कूलम है, इसको 0.1 से मैं माइनस कर देता हूं, ठीक है, तो ये प्लस है, ये माइनस है। ओके, तो ये बहुत नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा इससे, सो दैट्स वाई इसका नेगेटिव का इफेक्ट इस पॉजिटिव के इफेक्ट से काफी ज्यादा है। सो दैट्स वाई ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर लेगी बाय इंड्यूसिंग नेगेटिव चार्ज। द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, मतलब ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में मैंने यहाँ पर Q1 चार्ज लिया, यहाँ पर Q2 चार्ज लिया, यहाँ पर Q3 लिया, यहाँ पर Qn लिया, ठीक है। जो टोटल चार्ज होगा इस पूरे सिस्टम का वो इंडिविजुअल चार्जेस के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। आपको ये समझ आ गया ना कि
सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो इंडिविजुअल चार्जेस के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है, वो सिस्टम में यहाँ मर्जी पड़े हो। अब इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम में यहाँ पर +1 माइक्रोकूलम चार्ज पड़ा है। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर +1 माइक्रोकूलम पड़ा है, यहाँ पर -2 माइक्रोकूलम पड़ा है, यहाँ पर +4 माइक्रोकूलम पड़ा है, यहाँ पर -5 माइक्रोकूलम पड़ा है। अब टोटल सिस्टम का चार्ज निकालने के लिए इंडिविजुअल चार्जेस का हमने क्या करना है, सम कर देना है। जैसे 1 -2 +4 -5 एल्जेब्रिक सम करना है, इसलिए साइन को इंक्लूड बीच में किया जा रहा है, ठीक है। ये कितना बना, 5 2 7, 5 माइनस कर दो, कितना बचा, -2 माइक्रोकूलम। मतलब इस सिस्टम का टोटल चार्ज होगा -2 माइक्रोकूलम। मीन्स द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज algebraic sum of all the individual charges located at different points inside the system, ठीक है। ये है additivity of electric charge। Next property is quantization of electric charge. It means that the total charge Q of a body is always integral multiple of basic quantum of charge। ये क्वांटम ऑफ चार्ज का यहाँ मतलब है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज या प्रोटॉन के ऊपर चार्ज। इट मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, द चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटेग्रल, इंटीजर है ये 1 2 3, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज को बोल सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर +- लिखा है, ठीक है। अब इसका कॉज समझते हैं कि ये क्यों ऐसा है कि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटेग्रल मल्टीपल के बराबर ही क्यों होता है, ठीक है। इसको समझते हैं। जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में समझा था कि किसी भी बॉडी को अगर हम लोग चार्ज करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे इस बॉडी को मैं चार्ज करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको पॉजिटिव चार्ज करना चाहता हूं, तो इसमें से मुझे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं इसको नेगेटिवली चार्ज करना चाहता हूं तो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 1.5 तो नहीं कर सकते, ठीक है, 1.25 तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। 2.5 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड नहीं कर सकते, 3.6 इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं कर सकते। या तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो, या 2 या 3 या 4 या 5, मतलब इंटीजर, ठीक है। इसीलिए अगर 5 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, -5e, ठीक है। हियर E इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ओके, क्लियर कि क्वांटाइजेशन का काज क्या है। फिर द बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट ड्यूरिंग रबिंग ओनली इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जब हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो सिर्फ इंटीजर में ही इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जा सकता है, यहाँ बॉडी के अंदर डाला जा सकता है। मतलब इंटेग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ ट्रांसफर किया जा सकता है। इसीलिए किसी भी बॉडी के ऊपर जब चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटेग्रल मल्टीपल के बराबर ही आएगा। थोड़ा सा मैं आपको और ज़्यादा इसके बारे में समझाना चाहता हूँ। जो रिसेंट डिस्कवरी हुई है हाई एनर्जी फिजिक्स में, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, जैसे प्रोटॉन है, जैसे न्यूट्रॉन है, ये कुछ और फंडामेंटल पार्टिकल्स के साथ मिलके बनते हैं। उन फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम लोग क्वार्क्स बोलते हैं, ठीक है। ये वैसे 6 तरह के होते हैं, उनमें से मैं सिर्फ 2 को ले रहा हूँ। ये है अप क्वार्क, ये है डाउन क्वार्क। क्वार्क एक किस्म का एक पार्टिकल है जिन पार्टिकल्स से मिलके आगे प्रोटॉन बनता है।
या जिन पार्टिकल्स के आगे मिलके न्यूट्रॉन बनता है, ठीक है। जैसे प्रोटॉन है, ये 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलके बनेगा। न्यूट्रॉन है, ये एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलके बनेगा, ठीक है। अप क्वार्क के ऊपर चार्ज होता है +2/3e और डाउन क्वार्क के ऊपर चार्ज होता है -1/3e। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि सर आपने क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में ये समझाया कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो इंटेग्रल मल्टीपल होता है, लेकिन यहां पर तो फ्रैक्शन मल्टीपल आ रहा है। मैं जब क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करता हूं तो मैं बॉडी का जिक्र करता हूं, पार्टिकल का नहीं। हमने बॉडी के ऊपर चार्ज बोला है कि जो है वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। मैं पार्टिकल की बात वहां पर नहीं कर रहा था। अब यहां पर मैंने जब पार्टिकल की बात की तो यहां पर फ्रैक्शन मल्टीपल ऑफ चार्ज आ रहा है। जैसे अब प्रोटॉन के ऊपर जब चार्ज निकालेंगे, मैंने पहले बोला प्रोटॉन इज कंसिस्ट ऑफ 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलके बनता है। तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज निकालने की बारी आई। तो जब हमने इसके ऊपर चार्ज निकाला, U मीन्स +2/3 D मतलब -1/3e। ओके, इसको सॉल्व करके +e आ गया। इट मीन्स जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है वो +e होता है। सिमिलरली हमने न्यूट्रॉन के ऊपर भी निकाला, U मतलब +2/3e, D मतलब -1/3e, यहाँ पर D -1/3e, टोटल सॉल्व करके 0, न्यूट्रॉन न्यूट्रल हो गया। अब जब किसी बॉडी को चार्ज करना है तो इनको आप अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ आपस में जुड़े होते हैं, इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। अगर किसी बॉडी को हमने चार्ज करना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को ही ट्रांसफर किया जा सकता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड होते हैं, वो भी बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसीलिए जब बॉडी को चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर मानी जाती है, आप इनको अलग नहीं कर सकते हो। वैसे तो बेसिकली आप प्रोटॉन को भी न्यूक्लियस से अलग नहीं कर सकते हो। अगर ये ऐसा किया जाए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कि आपने न्यूक्लियर फिशन में पढ़ा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग जब भी किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो हम क्वार्क्स की ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा सही रहेगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की। ओके, अब आपने क्वार्क्स के बारे में भी समझ लिया और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में भी समझा, और आपने क्वांटाइजेशन को भी समझ लिया कि ये किसी बॉडी को चार्ज करने की बात हो रही होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट कंसिस्ट ऑफ 2 points. The first is the total charge of an isolated system remains constant. जो सिस्टम आइसोलेट होता है, आइसोलेटेड होता है, उसका जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। और दूसरी है द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी की ओर ट्रांसफर किया जा सकता है। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, जब ग्लास रॉड को हम लोग सिल्क से रगड़ते हैं, रब करते हैं तो क्या होता है। हमने बोला था लास्ट लेक्चर में कि जो ग्लास रॉड होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके, अब ग्लास रॉड तो पॉजिटिव होगी, इट मींस ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुके हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए। वो किधर गए इलेक्ट्रॉन? वो गए सिल्क के पास, ठीक है। जितना ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, सिल्क कपड़े के ऊपर भी उतना ही नेगेटिव आएगा। इट मींस कि अगर यहाँ पर +4e है तो यहाँ पर कितना होगा? -4e। मतलब टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। पहले दोनों न्यूट्रल थे, अब इसके ऊपर +4e है, इसके ऊपर -4e है। अगर इनको सम करेंगे तो टोटल चार्ज फिर से 0 ही होगा, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल, जब रॉक साल्ट, सेकंड एग्जाम्पल हम ये समझते हैं, जब रॉक साल्ट को एक्वा सॉल्यूशन में हम डिसॉल्व, इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। ये आपने पढ़ा ही है सबने कि एक्वा सॉल्यूशन में रॉक साल्ट आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टोटल चार्ज 0 था, यहाँ पर
एक प्लस एक माइनस, टोटल चार्ज कितना हुआ 0। मतलब डिसोसिएशन से पहले भी चार्ज 0 था, डिसोसिएशन के बाद भी चार्ज जो है टोटल 0 हो गया। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन के पहले और आयोनाइजेशन के बाद चार्ज कंजर्व रहा। ठीक है, थर्ड एग्जांपल लेते हैं। ये बड़ी फेमस इक्वेशन है जो मैंने यहाँ पर लिखी है। जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 के साथ स्ट्राइक किया जाता है तो ये यूरेनियम की फिशन हो जाती है, इसको न्यूक्लियर फिशन बोलते हैं। ठीक है, ये यूरेनियम एटम नहीं है, ये यूरेनियम न्यूक्लियस है। ठीक है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन यूरेनियम न्यूक्लियस, जब इसकी फिशन हो जाती है ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, बेरियम और क्रिप्टॉन। ठीक है, बेरियम 56, क्रिप्टॉन 36 प्लस 3 मोर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इसमें से निकलते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस न्यूक्लियर फिशन। अब जब बात कर रहे हैं हम कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो देखते हैं कि फिशन से पहले चार्ज कितना था। टोटल चार्ज बिफोर फिशन, देखो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज तो होता नहीं है। ठीक है, इसका चार्ज आ गया 0। यूरेनियम न्यूक्लियस का चार्ज कितना हुआ, जिसमें जितने उसमें प्रोटॉन होंगे, और प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को दिखाते हैं। ठीक है, 92 इसमें प्लस 92 इसका चार्ज है, प्लस 92 ई एक्चुअली। ठीक है, अब वैसे मैं ई यहाँ पर डिनोट नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे ही लिख रहा हूँ। यहाँ पर चार्ज आ गया 92। अब बेरियम के ऊपर 56 ई, क्रिप्टॉन के ऊपर 36 ई, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, और टोटल जब हम यहाँ पर भी देखेंगे तो आएगा 92। इट मीन्स टोटल चार्ज बिफोर फिशन एंड आफ्टर फिशन रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। जब हाई एनर्जी फिजिक्स की बात आती है तो ये दो रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली रिएक्शन है पेयर प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, जो गामा रे फोटोन होता है वो मटेरियलाइज हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन में। ठीक है, अब यहाँ पर हम चार्ज की बात करें तो ये गामा रे फोटोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इट मीन्स पेयर प्रोडक्शन से पहले चार्ज इसका 0 है। जब पेयर बन जाते हैं एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन, तो टोटल चार्ज आप देखिए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट है, ये कैंसिल हो जाएंगे, टोटल चार्ज 0 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी फेमस रिएक्शन है एनहिलेशन ऑफ मैटर। एनहिलेशन ऑफ मैटर में क्या होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है एक पॉजिट्रॉन होता है, ये एनहिलेट कर जाते हैं, मतलब एक दूसरे में समा जाते हैं और ये गामा रे फोटोन के रूप में बाहर निकलते हैं। मतलब ये मैटर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये डिस्ट्रॉय होने के बाद, मैटर डिस्ट्रॉय होता है, एनर्जी नहीं। ठीक है, ये मैटर डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, और वो एनर्जी गामा रेस की फॉर्म में बाहर निकलती है। ठीक है, अब इसका चार्ज देखें तो टोटल चार्ज 0, इसका चार्ज देखें तो टोटल चार्ज 0। इट मीन्स बिफोर एनहिलेशन एंड आफ्टर एनहिलेशन जो चार्ज है वो कंजर्व रहा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्जेस इनवेरिएंट क्वांटिटी। इनवेरिएंट क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोला जाता है जो क्वांटिटी बॉडी की स्पीड के साथ इफेक्ट ना हो। ठीक है, अगर कोई बॉडी है, लेट्स सपोज ये चार्ज बॉडी है, ये बहुत ज्यादा स्पीड से जा रही है, ठीक है, कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट, तब भी इस बॉडी का चार्ज जो है वो कंजर्व रहेगा। मतलब चार्ज ऑफ द बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द बॉडी, सो दैट्स व्हाई द चार्ज इज इनवेरिएंट क्वांटिटी। थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं तो जो मास होता है ना बॉडी का, अगर इसी बॉडी को हम स्पीड ऑफ लाइट से लेके जा रहे हैं और इसका पहले मास था m0, ठीक है, और जब ये स्पीड में जाएगी तो इसका मास जो है वो चेंज हो जाता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये फॉर्मूला थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। देखो यहाँ पर मास चेंज हो जाता है स्पीड से, लेकिन चार्ज चेंज नहीं होता। देयरफॉर मास इज वेरिएंट क्वांटिटी बट चार्ज इज इनवेरिएंट क्वांटिटी। ओके, क्लियर। अब चार्ज और मास के डिफरेंस के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो। मास ऑलवेज पॉजिटिव, ये जीरो भी नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी बॉडी ऐसी नहीं होती जिसका मास जीरो हो, फोटोन को छोड़ के। और फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है, लेकिन जब फोटोन रेस्ट में हो ही नहीं सकता, इसीलिए हम लोग हमेशा मास को पॉजिटिव ही बोलते हैं।
चार्ज क्वांटाइज्ड है, ये हमने पहले ही पढ़ा है। द चार्ज ऑन द बॉडी इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। मास की जो क्वांटाइजेशन है अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुई। तीसरा, इनवेरिएंट क्वांटिटी है चार्ज, स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन मास वेरिएंट क्वांटिटी है, स्पीड के साथ बदल जाता है, लेकिन वो स्पीड लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में होनी चाहिए। चार्ज कंजर्व्ड फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि हमने अभी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में स्टडी किया। मास कंजर्व नहीं होता, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है E=mc² के हिसाब से, और एनर्जी मास में और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए ये कंजर्व फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मास कंजर्व नहीं रहता। दो चार्जेस के बीच जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन दो मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है, ठीक है। ये आपने पढ़ा ही है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। 6 प्रॉपर्टी है, जो भी चार्ज बॉडी होगी उसका कुछ ना कुछ मास जरूर होगा, लेकिन यहाँ पर जो बॉडी का मास है जरूरी नहीं है उसका चार्ज भी हो, ठीक है। एक और चीज समझते हैं, कोई भी बॉडी को अगर हम लोग चार्ज करते हैं तो क्या उसके मास के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है? और इसका आंसर है हाँ, मास के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। कैसे? जब भी किसी बॉडी को हमने पॉजिटिवली चार्ज करना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा। अगर किसी बॉडी के बीच में से इलेक्ट्रॉन्स को हम बाहर निकाल रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ मास कम हो रहा है। अगर हमने किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। अब जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जा रहे हैं तो उसके थोड़ा सा मास इंक्रीज होगा, तो हमारा आंसर होगा कि हाँ, जब किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है तो उसका मास चेंज हो जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया है, और नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, ऑल द बेस्ट।